हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 7th एसएसटी का चैप्टर 12 डिस्कस करेंगे जिसका नेम है अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। ये चैप्टर आपका आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडियन बियॉन्ड में से लिया गया है। व्हाट इज अ मार्केट? मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे लोग चीजें खरीदते हैं एंड बेचते हैं। मार्केट को हम आम भाषा में बाजार भी बोलते हैं, हाट बोलते हैं, ठीक है, और कन्नड़ा में क्या बोलते हैं? मारुकट्टे बोलते हैं। मार्केट पहले सिर्फ एक ही तरह की होती थी, हमें बाजार में जाके खुद ही चीजें लानी पड़ती थी, लेकिन आज मार्केट ऑनलाइन भी हो गई है, हम घर बैठे बैठे भी सामान मंगवा सकते हैं। मार्केट में क्या अवेलेबल होता है? मार्केट में चीजें और सर्विस, मतलब गुड्स एंड सर्विस दोनों ही अवेलेबल होती है सबके लिए। लोग अपनी नीड्स एंड वांट्स के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं? मार्केट पे। उनको जो भी चाहिए होता है वो मार्केट से खरीदते हैं। सो हमने पीछे वर्ड्स पढ़े थे, नीड्स एंड वांट्स, इनका मतलब देखते हैं। देखो, नीड्स होती है जरूरत की चीजें, मतलब ऐसी चीजें जिनके बिना जिंदा नहीं रह सकते, जैसे फूड हो गया, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर। और वांट्स होती है वो चीजें जिनके बिना आप जिंदा रह सकते हो, बस आपका मन कर रहा है लेने का, इसलिए आप ले रहे हो। जैसे कि आपके पास फोन है लेकिन आप लेटेस्ट फोन लोगे क्योंकि उसके फीचर्स अच्छे हैं, या आपके पास एक कार है लेकिन आपको नई कार चाहिए क्योंकि वो नई कार के फीचर्स अच्छे हैं। ट्रेड देखते हैं। ट्रेड क्या होता है? इसमें बाइंग एंड सेलिंग होती है। किसकी बाइंग एंड सेलिंग होती है? गुड्स एंड सर्विसेज की। या तो दो लोगों के बीच में होगी, या दो कंट्रीज के बीच में हो सकती है, दो ग्रुप के बीच में हो सकती है, दो बिजनेस के बीच में भी हो सकती है। यहाँ पे आपकी बुक में पिक्चर दी हुई है ये वाली। ये हम्पी बाजार है, कर्नाटक का बहुत ही फेमस बाजार है, जो कि विजयनगर एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। ये जो हम्पी की साइट्स है, ये विजयनगर एम्पायर का पहले पार्ट हुआ करती थी। और ये जो फोटो है हम्पी के बाजार की फोटो है। हम्पी एक रिच सिटी थी और यहाँ का बाजार भी काफी फेमस था, काफी सारे ट्रेडर्स यहाँ पर आया करते थे। और इसके बारे में हमको कैसे पता चलता है? फॉरेन अकाउंट से पता चलता है। एक फेमस पोर्टुगीज ट्रैवलर थे, डोमिंगोस पेयस। इन्होंने कहा कि हम्पी एक ऐसी सिटी है जहाँ पर सब कुछ मिलता है, द बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड। हम्पी के बाजार में ऑलमोस्ट एवरीथिंग मिलता था, जैसे आप देख सकते हैं, ग्रेन, सीड्स, मिल्क, ऑयल, सिल्क, एनिमल्स, रैबिट्स, हॉर्सेस, काउस, इस टाइप के एनिमल्स, बस हम्पी के बाजार में सब मिलता था। और सिर्फ यही नहीं, दूसरे जो पोर्टुगीज ट्रैवलर्स थे, जैसे कि फेरनाओ लोनिज हो गए, इन्होंने हम्पी के बाजार के बारे में लिखा कि यहाँ पे क्राफ्टमैन है बहुत सारे। हम्पी की स्ट्रीट हमेशा चहल पहल वाली रहती है। यहाँ पे हमेशा बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं, स्किल्ड वर्कर हैं। मार्केट कौन बनाते हैं? बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। ये जो बायर्स एंड सेलर्स हैं, इनके बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी परचेज या कुछ भी जब इनको डील करनी होती है, वो कब पूरी होती है? जब सेलर उस प्राइस पे बेचे जो बायर अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। आप भी किसी सामान को तभी खरीदोगे ना जब आपके वो बजट में होगा। जब बायर्स एंड सेलर एक फिक्स प्राइस पे अग्री हो जाए दोनों, मतलब कि बायर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं उस प्राइस पे खरीदने में, उस उतने अमाउंट में खरीदने में, और सेलर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं उतने अमाउंट में बेचने में, तभी जाके कोई भी परचेज, डील या ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है मार्केट में। प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मार्केट का, ट्रांजेक्शन का। प्राइस देखने क्या होता है? प्राइस एक वो अमाउंट होता है जो बायर विलिंगली पे करता है सेलर को किसी सर्विस या गुड को खरीदने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं प्राइस एंड मार्केट के बीच में रिलेशन समझाती हूँ। तीन फोटोज है यहाँ पे, फोटो के थ्रू आपको समझाऊंगी, अच्छे से समझ आएगा। देखो, फर्स्ट फोटो में ना जो गुआवा का प्राइस है वो कितना है? 80 रुपीज पर केजी। और आप देख सकते हैं कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इस प्राइस पे गुआवा खरीदने के लिए, सिवाय इन अंकल के, ठीक है। अब ये अंकल भी आनाकानी कर रहे हैं, शायद नहीं भी खरीद रहे। अब इसने क्या किया, दुकान वाले ने देखा भाई कोई भी नहीं खरीद रहा है गुआवा मेरी कार्ट से, तो मैं क्या करता हूँ, प्राइस को कम कर देता हूँ। तो उसने कितना कम कर दिया प्राइस को? उसने 20 रुपए प्राइस कर दिया। तो कुछ ही टाइम में उसकी पूरी कार्ट खाली हो गई। देखो, अमरूद सारे बिक गए। और इतनी भीड़ लग गई थी, कुछ लोगों को अमरूद मिल भी नहीं पाए। थर्ड वाले सीन में प्राइस क्या है अमरूद का? 40 रुपीज। तो 40 रुपीज में देखो लोग आराम से अमरूद खरीद भी रहे हैं, कुछ अमरूद बच भी रहे हैं, दूसरे लोग भी खरीद पा रहे हैं, और जो सेलर है उसको भी फायदा हो रहा है। थर्ड वाली डील सबसे अच्छी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो प्राइस बहुत ज्यादा है और ना ही प्राइस बहुत कम है। थर्ड वाली डील में हमने क्या देखा? थर्ड वाली डील में हमने देखा कि जो बायर्स एंड सेलर्स हैं उनके बीच में नेगोशिएशन हुआ एक अग्रीएबल प्राइस में, जिसमें दोनों को ही फायदा हो और किसी को भी नुकसान ना हो। इन तीनों केस से हमको क्या पता चला कि किस तरह से मार्केट में किसी भी चीज के प्राइस को सेट किया जाता है। जब सेलर एंड बायर किसी एक प्राइस पे अग्री होते हैं, उसी प्राइस पे उस चीज को बेचना ज्यादा फायदेमंद है। ये आपके चैप्टर के कीवर्ड्स हैं, जरा देख लेते हैं। सबसे पहला, इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन। इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन होते हैं वो मटेरियल्स हम यूज करते हैं किसी भी चीज को या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर वो पर्सन होता है जो किसी चीज को बनाता है बेचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम है, उसकी फैक्ट्री है बैग बनाने की, तो राम क्या हो गया? मैन्युफैक्चरर हो गया। एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है जब हम अपनी चीजों को दूसरे देशों में बेचते हैं। इम्पोर्ट क्या होता है? जब हम चीजों को दूसरे देश से खरीदते हैं। पब्लिक गुड्स देखते हैं। पब्लिक गुड्स क्या होती है? ऐसी चीजें होती है जिनका हमको प्राइस पे नहीं करना पड़ता है, सबके लिए होती है, सब इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि पार्क्स हो गए, रोड्स हो गए। डिमांड एंड सप्लाई देखते हैं। डिमांड क्या होती है? जब हम किसी प्रोडक्ट की मांग करते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पर, एक पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे लोग कोरियन स्टेशनरी खरीदते हैं, क्यूट क्यूट स्टेशनरी होती है वो। सो आप डिमांड कर रहे हैं। सप्लाई क्या होती है? जब कोई सेलर, मैन्युफैक्चरर उस चीज को बनाता है जिसकी डिमांड मार्केट में है उस टाइम पे, और उसी प्राइस पे उसको देता है जिस प्राइस पे लोग उसे खरीदने के लिए तैयार है। जैसे वही सेम कोरियन स्टेशनरी का एग्जांपल लेते हैं। अब बनाने वाले को पता है कि भाई ये बहुत ट्रेंड में है, इसकी डिमांड है मार्केट में, तो हम इसे बनाते हैं और उसी प्राइस पे बेचते हैं जिसपे बच्चे खरीद सके। फिजिकल एंड ऑनलाइन मार्केट देखते हैं। फिजिकल मार्केट तो वो मार्केट होती है जो किसी प्लेस पे सेटअप होती है, जहाँ पे हम खुद जाते हैं और सेलर से मिलते हैं, फिजिकली बात करते हैं, चीजें खरीदते हैं, और उसकी सर्विसेज के बदले, और वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के बदले जो भी हमने चीज खरीदी है, सर्विस ली है, उसके बदले उसको पैसे देते हैं। अब जो फिजिकल मार्केट है ना, वो वीकली, डेली, लोकल मार्केट्स होती है, हार्ट्स होते हैं। और इन फिजिकल मार्केट्स में बेसिकली हमारे हर जरूरत का सामान मिल जाता है, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो दूसरे आइटम्स हो, जैसे कि मसाले हो गए, बैग हो गया, शूज हो गए, या हैंडीक्राफ्ट आइटम मिल जाते हैं। जैसे कि दिल्ली में दिल्ली हाट है, वहाँ पे आपको हैंडीक्राफ्ट आइटम की पूरी स्ट्रीट मिलेगी, पूरी की पूरी मार्केट फेमस ही है वो उसके लिए। इसके अलावा मॉल्स भी होते हैं सिटीज में, जो कि बहुत ही बड़े एरियाज में होते हैं, और मॉल्स के अंदर क्या होते हैं? स्टोर्स होते हैं फेमस ब्रांड्स के। ऑनलाइन मार्केट देखते हैं तो बहुत सारे ऐप्स एंड ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। आज के टाइम पे तो कुछ भी पॉसिबल है। आप
रात को 3 बजे भी आपको खाना खाना होगा तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या क्या खरीद सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट से या ऐप से? बुक्स हो गई, क्लोथ, फर्नीचर, ग्रोसरी आइटम्स खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद सकते हैं, और जस्ट हम इसे ऑर्डर करेंगे और ये हमारे घर पे डिलीवर हो जाएंगे। अच्छा, आपको पता है मैन्युफैक्चरर भी इन ऑनलाइन वेबसाइट से अपने इनपुट्स खरीदते हैं। आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लेते हैं कि आप ब्रेसलेट बनाने का बिजनेस करते हैं, तो उस ब्रेसलेट के लिए जो बीड्स होंगे, मोती वगैरह होंगे, वो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, फिर उससे ब्रेसलेट बना के उसको या तो फिजिकल मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में भी बेच सकते हैं। इसके अलावा सर्विसेज भी ली जाती है ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो गई, है ना, जैसे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं मेरे चैनल से, तो ये भी एक तरह की सर्विस हो गई ऑनलाइन। जो भी हम ऑनलाइन सर्विसेज परचेज करते हैं या फिर हम कोई भी ऑनलाइन चीज ऑर्डर करते हैं, उसकी पेमेंट भी हम कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। कुछ ऐसी मार्केट्स भी होती है जहाँ पे हम ना गुड्स खरीदते हैं ना सर्विसेज खरीदते हैं। वो कैसी मार्केट होती है? वो होती है शेयर एंड स्टॉक मार्केट, जो कि आप बड़ी क्लास में जाके पढ़ोगे। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट देखते हैं। डोमेस्टिक मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे हम कंट्री के ही अंदर चीजों को, सर्विसेज को खरीदते हैं और बेचते हैं। इंटरनेशनल मार्केट क्या होती है? जहाँ पे हम अपने देश से बाहर की बाउंड्रीज में, अपने देश के बाहर के देशों में चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं। ये ब्लू वाली हेडिंग दिख रही है ना आपको, ये है इंडिया एक्सपोर्ट, मतलब वो चीजें जो हम बाहर बेचते हैं। और ये जो ग्रीन वाली स्ट्रिप दिख रही है आपको, ये है इंडिया इम्पोर्ट, मतलब वो चीजें जो हम दूसरे देश से खरीदते हैं। तो अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें कि किन किन चीजों को हम बाहर बेचते हैं, तो सबसे पहले आता है नॉर्थ अमेरिका में हम क्या देते हैं? सॉफ्टवेयर सर्विसेज देते हैं। साउथ अमेरिका में हम केमिकल प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अफ्रीका में फार्मास्यूटिकल जो दवाइयां वगैरह होती है वो हम बेचते हैं, अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते हैं। यूरोप में हम मशीन्स, फूड प्रोसेसिंग, बॉयलर्स, लाइक इंजीनियरिंग आइटम्स होते हैं ना, वो सब हम यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं। वेस्ट एशिया में हम रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अब देखते हैं हम इंडिया में इंपोर्ट क्या क्या करते हैं, मतलब हम कौन कौन से देशों से क्या क्या खरीदते हैं अपने देश के लिए। तो नॉर्थ अमेरिका से हम खरीदते हैं एयरक्राफ्ट और उसके पार्ट्स। साउथ अमेरिका से हम खरीदते हैं मिनरल जैसे कि कॉपर वगैरह। अफ्रीका से हम खरीदते हैं डायमंड्स। यूरोप से हम खरीदते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। वेस्ट एशिया से हम खरीदते हैं क्रूड पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइजर, पेट्रोल एंड फर्टिलाइजर खरीदते हैं वेस्ट एशिया से। और साउथ ईस्ट एशिया से हम क्या खरीदते हैं? वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, आपको पता है इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर है किसका? वेजिटेबल ऑयल्स का। जैसे कि पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल 2024 में ये देखने को मिला था। और जो ज्यादातर पाम ऑयल है वो कहाँ से इंपोर्ट होता है इंडिया में? मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड से। आपकी बुक में डायग्राम है, इसे अच्छे से देखो, इससे आपको काफी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी रिलेशनशिप जानने में, किसके? होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर के। ठीक है, देखो डायग्राम से समझा देती हूँ आपको। इनपुट्स मतलब चीजें मिली, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस की। अब प्रोड्यूसर ने किसको बेची? होलसेलर को। होलसेलर ने किसको बेची? रिटेलर को। और रिटेलर्स किसको बेचेंगे? रिटेलर बेचेंगे कंज्यूमर्स को। अब मैं आपको ना एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फिजिकल मार्केट में जो होलसेलर्स होते हैं ना, ये बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं। किससे? मैन्युफैक्चरर से, मतलब उन लोगों से जो उस सामान को बनाते हैं डायरेक्ट। उनसे कौन खरीदता है? होलसेलर खरीदते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे ग्रेन, वेजिटेबल, फ्रूट्स हो गए। होलसेलर क्या करते हैं? ये सीधा फार्म से, फार्मर से खरीदते हैं और ये लाके रख देते हैं अपने गोडाउन्स में और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज में। जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है वो खासकर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को रखने के लिए होती है, ऐसी चीजों को रखने के लिए होती है जो जल्दी खराब हो सकती है। गोडाउन्स वगैरह में क्या रखे जाते हैं? ग्रेन्स वगैरह रखे जाते हैं। क्यों रखते हैं ये होलसेलर यहाँ पे? क्योंकि इनको आगे बेचना होता है, ये तब तक इनको सेफली रखना होता है सामान को। ये होलसेलर क्या करते हैं? फिर इन्हीं ग्रेन्स को, वेजिटेबल को, फ्रूट्स को मंडी तक ले जाते हैं। आपके आसपास जो भी सब्जी मार्केट है, वहां पे सामान कौन लेके आता है? होलसेलर लेके आते हैं ट्रक भर के। और जो आपके मंडी वाले, कार्ट वाले सेलर्स होते हैं, वो उन होलसेलर से उन चीजों को खरीदते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो ये जो होलसेलर्स होते हैं ना, ये लोकल जो दुकानें होती हैं, शॉप्स होती है हाउस होल्ड के नियर बाय, वहां पे भी चीजों को सप्लाई करते हैं। जिनको सप्लाई कर रहे हैं वो होते हैं रिटेलर्स। फॉर एग्जाम्पल जो आपके आसपास की दुकानें हैं ना, जहाँ पे आप मन करता है तो मैगी लेने चले जाते हैं, मन करता है तो बिस्किट लेने चले जाते हैं, है ना, या कभी पेंसिल, रबर, शार्पनर, रजिस्टर लेने चले जाते हैं, तो ये लोग होते हैं रिटेलर्स, जो सीधा सीधा किसको सामान बेचते हैं? आप लोगों को, मतलब कंज्यूमर्स को। जो रिटेल स्टोर्स हैं, ऐसा ही नहीं है कि वो चीजें बेचते हैं, वो सर्विसेज भी बेचते हैं, जैसे कि सैलॉन्स हो गए, मूवी थिएटर्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए। ये सभी क्या है? ये सभी रिटेल स्टोर्स हैं, पर ये क्या बेच रहे हैं? सर्विसेज बेच रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, जो रिटेलर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, काफी डिस्टेंस पर रहते हैं और होलसेलर हर रिटेलर के पास नहीं जा सकते। तो वो क्या करते हैं? वो हेल्प लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की। डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ऐसे लोग, ऐसे बिजनेसेस जो चीजों को डायरेक्ट सप्लाई करते हैं रिटेलर्स को। और किससे लेते हैं वो इन चीजों को? या तो मैन्युफैक्चर से या होलसेलर से। कस्टमर के पास ये भी ऑप्शन होता है कि वो चीजें ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अभी ऑनलाइन बिजनेसेस कैसे काम करते हैं? ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाती है? एग्रीगेटर की वजह से। अब यहाँ पे ना हम जोमेटो का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आपको पता है कि जोमेटो जो है वो कोई रेस्टोरेंट नहीं है, वो कोई किचन नहीं है, वो बस एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप है। बेसिकली जोमेटो एग्रीगेटर है। उसने किसको एग्रीगेट कर दिया? उसने एग्रीगेट कर दिया उन लोगों को जो खाने के शौकीन है, ठीक है, और उन लोगों को जो खाना बनाने के शौकीन है। जोमेटो ने क्या किया? खाना बनाने वालों को खाना खाना खाने वालों से जोड़ दिया अपनी ऐप के थ्रू। सिंपल भाषा में समझाती हूँ, एग्रीगेटर वो लोग होती हैं, वो वेबसाइट, वो कंपनी, वो एप्स होती हैं जो सेलर एंड बायर को ऑनलाइन जोड़ती है एक प्लेटफॉर्म पे, ताकि वो आपस में बाइंग एंड सेलिंग कर सके और ऑनलाइन मार्केट का फायदा उठा सके। अब यहाँ पे टेक्सटाइल मार्केट की चेन दी हुई है पूरी, पढ़ते हैं इसको। जो टेक्सटाइल मार्केट है बेसिकली सूरत गुजरात में वो काफी फेमस है और एशिया की सबसे ओल्डेस्ट टेक्सटाइल मार्केट भी बोलते हैं इसे। और जो सूरत का टेक्सटाइल मार्केट है, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग करती है किसको? कॉटन को, सिंथेटिक टेक्सटाइल को।
इनको कॉटन टेक्सटाइल का काम करने के लिए क्या चाहिए? कॉटन चाहिए। अब इनको कॉटन कहाँ से मिलता है? इनको कॉटन मिलता है कॉटन मंडीज से। अब ये कॉटन मंडीज कहाँ है? ये कॉटन मंडीज है महाराष्ट्र में, और गुजरात के दूसरे पार्ट्स में भी ये कॉटन मंडीज होती है। और ये जो टेक्सटाइल हब है गुजरात का, टेक्सटाइल मार्केट है, ये इसी कॉटन को फैब्रिक में बदल देती है, और इसी फैब्रिक की फिर आगे जाके वीविंग की जाती है, इनसे साड़ी बनाई जाती है, इनको कलर किया जाता है, ठीक है, इनसे अलग अलग टाइप के गारमेंट्स बनाए जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी हमारी चेन हो गई। देखो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू कितने अच्छे से समझाया हुआ है। तो स्टेप 1 में क्या हो गया? कॉटन फार्मिंग, और ये रॉ कॉटन हो गई पूरी। स्टेप 2 में क्या हुआ? इसी रॉ कॉटन को प्रोसेस करके क्या बनाया गया? स्टेप 3 में इससे यान, धागा बनाया गया, ठीक है, फाइबर बनाया गया। इसी फाइबर को फैब्रिक बनाया गया, और इसी फैब्रिक को आगे जाके गारमेंट्स बनाया गया, और फिर जो रेडीमेड गारमेंट है इसे आगे जाके रिटेल स्टोर में सप्लाई कर दिया ताकि वहां से कंज्यूमर खरीद सके। तो ये वो मैप है जहां से कॉटन की सप्लाई होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। यू कैन सी द मैप। और ये सूरत सिटी का मैप है पूरा नीचे, और ये ऊपर वाला कॉटन सप्लाई वाला मैप है, ठीक है। तो मैप मिस मत करना, मैप इस सेक्शन से भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे लिखा है कि जो सूरत है ना, वो सिर्फ टेक्सटाइल के लिए फेमस नहीं है, वो डायमंड इंडस्ट्री के लिए भी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और यहाँ पे तकरीबन 1.5 मिलियन आर्टिसन इन्वॉल्व है डायमंड को पॉलिशिंग एंड कटिंग करने में, ताकि वो आगे जाके सेल हो सके। और ये ट्रेड कब से फ्लरिश कर रहा है, कब से एग्जिस्ट करता है? यहाँ पे 16 सेंचुरी से। सूरत की लोकेशन वेस्ट कोस्ट के पास है, जो कि इसको एक आइडियल पोर्ट बनाता है ट्रेड नेटवर्क के लिए। मतलब ये जो डायमंड का सारा बिजनेस है, टेक्सटाइल का सारा बिजनेस है, यहाँ से सूरत से ही हम डायमंड टेक्सटाइल को बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे देशों में भी। और यहाँ पे काफी कम्युनिटीज रहती हैं स्किल्ड पर्सन की, आर्टिसंस की, जिन्होंने अपनी स्किल को अपनी आगे आने वाली जनरेशन को पास ऑन किया। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ मार्केट्स इन पीपल्स लाइफ। किस तरह से मार्केट ने हमारी लाइफ को चेंज किया। तो मार्केट के अगर हम बेनिफिट देखें सोसाइटी में, तो क्या है? मार्केट कंज्यूमर की नीड्स को समझती है, हमारी नीड्स को पूरा करती है। इसके अलावा जो मार्केट है उसमें क्या होता है? बायर एंड सेलर के बीच में एक रिलेशन बिल्ड होता है, और कभी कभी तो ये रिलेशन जनरेशन तक चलता है। जैसे कि आप कभी भी सोना चांदी खरीदोगे अपनी मदर या अपनी ग्रैंड मदर से पूछना, जब भी उनको कुछ खरीदना होता है सोना चांदी या डायमंड का, तो उनका फैमिली ज्वेलर होता है, तो फैमिली ज्वेलर के पास ही जाके उसे खरीदते हैं। तो क्या हो गया? इधर रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट बिल्ड हो गया दोनों के बीच में। मार्केट क्या करती है? हर चीज को एक्सेसिबल बनाती है सबके लिए। अगर मार्केट नहीं होगी तो हमें दूर दराज तक जाना पड़ेगा एक एक चीज को लेने के लिए। मदर्स मार्केट इम्पा केताल इन मैतेई लैंग्वेज ऑफ मणिपुर, अ यूनिक मार्केट इन इम्फाल। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं मदर्स मार्केट है मणिपुर की। यहाँ पे अराउंड 3000 वुमेन अपनी शॉप्स चलाती हैं और अलग अलग चीजें बेचती हैं। वेजिटेबल्स हो गई, क्लोथ्स हो गए, ट्रेडिशनल मणिपुरी ड्रेसेस हो गई, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट चीजें हो गई, डेली एसेंशियल चीजें हो गई। बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं, बहुत सारी वेराइटीज ऑफ चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, चाहे हैंडमेड हो चाहे वो डेली यूज वाली चीजें हो। और इस मार्केट से क्या हो रहा है? इस मार्केट से 3000 वुमेन को तो एम्प्लॉयमेंट मिल ही रहा है, इसके साथ साथ बहुत सारी फैमिलीज को भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। अब इसे देखते हैं। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी, स्पेशली साउथ इंडिया में क्या होता है ना, जो सेलर्स होते हैं, जब हल्दी कुमकुम कोई औरत लेने जाती है, सिंदूर और हल्दी लेने जाती है, तो वो उसका पैसा नहीं लेते, वो फ्री में दे देते हैं, क्योंकि हल्दी कुमकुम को क्या समझा जाता है? उसको बहुत ही पवित्र समझा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट रोल इन द मार्केट। गवर्नमेंट का क्या रोल है मार्केट में, वो देखते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कंज्यूमर एंड सेलर दोनों को ही बचाने के लिए प्राइस को कंट्रोल करती है, ताकि कंज्यूमर और सेलर दोनों ही अपनी मनमानी ना कर सके। वैसे तो मार्केट का जो प्राइस है वो किससे सेटअप हो जाता है? बायर एंड सेलर जिस प्राइस पे एग्री हो जाते हैं एक दूसरे से डील करने में, वही मार्केट का प्राइस बन जाता है उस चीज का। लेकिन कभी कभी क्या होता है? कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका प्राइस हमें फिक्स करना पड़ता है। अगर उनका प्राइस फिक्स नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मेडिसिन, मेडिसिन का प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती है ताकि मेडिसिन हर इंसान तक पहुंच सके, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। जैसे फूड आइटम्स हो गए, फूड तो सबके लिए जरूरी है, तो इसका भी प्राइस गवर्नमेंट क्या करती है? सेट कर देती है। जैसे मिनिमम प्राइस सेट करती है गवर्नमेंट वीट के लिए, पैडी के लिए, मेज के लिए, ताकि ये मिनिमम प्राइस पे सोल्ड हो सके और लोगों तक पहुंच सके। और इस तरह से फार्मर भी लॉस से बच जाते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं, उनके जो वेजेस है, सैलरीज है, वो भी सेट होती है कि भाई इतनी रहेगी, इतने साल में इतनी बढ़ेगी, तो ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। नेक्स्ट है गवर्नमेंट क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड डिसाइड करती है हर चीज के लिए। क्यों करती है गवर्नमेंट? ताकि कंज्यूमर को बचाया जा सके अनफेयर प्रैक्टिसेस से। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जो मेडिसिन हो गए या फूड आइटम्स भी हो गए, जो पैकेज फूड होते हैं, उनकी पहले लैब में टेस्टिंग होती है कि वो कितना सेफ है, तभी जाके वो आगे कंज्यूमर को बेचा जा सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट मार्केट के नेगेटिव इफेक्ट को रोकने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करती है। रूल्स एंड रेगुलेशन में फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज हम खरीद रहे हैं उसका वेट मॉनिटर करना, सारी इन्फॉर्मेशन पैकेट पर होनी चाहिए ताकि कंज्यूमर भी अवेयर रहे। स्पेशली एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, ताकि मार्केट है वहाँ पे फेयरली वर्क हो सके और किसी भी कंज्यूमर को किसी भी तरह की प्रॉब्लम या एक्सप्लॉइटेशन का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ना प्रोवाइड करती है पब्लिक गुड्स, मतलब ऐसी चीजें जिसका आपको पैसा नहीं देना पड़ता, जैसे कि रोड्स हो गए, पब्लिक पार्क हो गए, है ना, पुलिस की सर्विस हो गई, या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए। ये सब क्या है? एक तरह से पब्लिक गुड्स है, जिसको सब यूज कर सकते हैं बिना किसी पैसे को दिए। तो यहाँ पे फैक्ट देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, जो कौटिल्य की फेमस बुक है अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने उसमें मेंशन किया था कि जो ट्रेडर्स हैं, जो घी बेचते हैं, वो बायर्स को कितना घी एक्स्ट्रा देंगे? जितना उन्होंने खरीदा है उसका 1/50 पार्ट वो एक्स्ट्रा देंगे। क्यों? क्योंकि जब घी को हम तोलते हैं बर्तन में, घी चिपचिपा होता है, थोड़ा घी तो बर्तन में चिपक जाता है डालने के बाद भी। मतलब जो खरीदने वाला अपना बर्तन लेके आया है, हमने तो नाप तोल के उसके बर्तन में घी डाल दिया, लेकिन थोड़ा घी तो चिपका रह गया ना हमारे बर्तन के अंदर, मतलब ट्रेडर के बर्तन के अंदर वो घी चिपका रह गया। तो इसमें किसको नुकसान होगा? खरीदने वाले का। उसने तो पूरे पैसे दिए लेकिन उसका थोड़ा घी तो ट्रेडर के बर्तन में चिपका रह गया। तो इसलिए कौटिल्य ने कहा था कि कॉम्पनसेशन के रूप में 1/50 पार्ट जो है घी का दिया जाएगा
बायर्स को, और इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने मानस रवा नाम से मेंशन किया। नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ कैन कंज्यूमर एक्सेस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस। किस तरह से जो कंज्यूमर है वो क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ले सकते हैं। तो आपने देखा होगा ना, जो भी हम पैकेज फूड खरीदते हैं उसके पीछे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो वन बाय वन एनालाइज करते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। नेट क्वांटिटी, कि भाई उस पैकेज फूड में जो हम खरीद रहे हैं वो चीज कितनी है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो भी हमने खरीदा है वो कब बनी थी। बेस्ट बिफोर डेट, बेस्ट बिफोर डेट मतलब कि उस डेट तक, मतलब कब तक हम उस चीज को यूज कर सकते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, मतलब कि इन सिंपलर वर्ड्स उसकी एक्सपायरी डेट कब तक की है, वो चीज कब तक चल सकती है, वो इसमें मेंशन होता है। नेक्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर का नेम एंड एड्रेस भी मेंशन होता है जो भी हम पैकेज फूड खरीदते हैं। FSSAI का मार्क एंड लाइसेंस नंबर होना चाहिए उस पे, बैच नंबर होना चाहिए, एमआरपी होनी चाहिए। एमआरपी वो प्राइस जो कि पूरे इंडिया में सेम होता है उस चीज का। एमआरपी क्या होता है, मिनिमम रिटेल प्राइस। न्यूट्रिशन फैक्ट्स पैनल की क्या क्या न्यूट्रिशन देगा ये जो पैकेज फूड है हमें, ये भी मेंशन होना चाहिए। इंग्रेडिएंट लिस्ट होनी चाहिए, किन किन इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। एंड एलर्जन डिक्लेरेशन देखते हैं, मतलब वो चीजें जिससे कंज्यूमर को एलर्जी हो सकती है, तो वो सब यहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि किसी को डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी हो सकती है, किसी किसी को सोयाबीन से एलर्जी हो सकती है, किसी किसी को किसी पर्टिकुलर फूड आइटम से एलर्जी हो सकती है, तो वो सब यहाँ पे मेंशन होना चाहिए ताकि कंज्यूमर खरीदने से पहले ही देख ले कि इस प्रोडक्ट में वो चीज डली हुई जिससे उसको एलर्जी है। अब देखते हैं फेमस मार्क्स जो कि लगे होते हैं हमारे कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज पर। FSSAI मार्क, जिसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ज्यादातर किस पे लगा होता है, फूड आइटम्स पे। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो फूड आइटम है ना उसको गवर्नमेंट ने टेस्ट एंड लाइसेंस्ड कर रखा है और ये सेफ है यूज करने के लिए। देन ISI मार्क, ये रहा ISI मार्क। ये मार्क कौन इशू करता है, ये इशू करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS। ये जो ISI का मार्क है किस पर लगा होता है, ज्यादातर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे लगा होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे लगा होता है, टायर्स पर लगा होता है। ये इंश्योर करता है क्वालिटी उस प्रोडक्ट की कितनी अच्छी है। जिस पर भी मार्क होगा, जिस भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे, जिस भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे, इसका मतलब ये है कि उसकी क्वालिटी अच्छी है और वो सेफ टू यूज है। उसके बाद आता है एग मार्क, एग्रीकल्चर मार्क भी बोलते हैं इसको, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर लगा होता है जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट, सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, हनी, इन सब पर एग मार्क लगा होता है। ये है एग मार्क का लोगो। फिर है B स्टार रेटिंग, इसकी फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मार्क, जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे लगा होता है। आपके फ्रिज वगैरह पे देखना जरूर लगा होगा, फ्रिज या वॉशिंग मशीन पे ये जरूर होगा ये वाला जो मार्क है। क्यों लगाया जाता है मार्क, ये लगाया जाता है कि जितनी ज्यादा रेटिंग होगी ना, मान लो पूरी 5 स्टार की रेटिंग है, तो उतना ही वो अप्लायंस कम बिजली और एनर्जी को यूज करेगा चलने के लिए। ठीक है, और जितनी ज्यादा रेटिंग होगी उतना ही आपका बिजली का बिल उस अप्लायंस की वजह से कम आएगा, और एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी वो अप्लायंस अच्छा होगा जितनी ज्यादा उसकी रेटिंग होगी। अब सिंपल रेटिंग देखते हैं वो क्या होती है। देखो, जब भी हम कुछ सामान खरीदते हैं ऑनलाइन या फिर सर्विस खरीदते हैं ऑनलाइन, तो नीचे हमसे पूछा जाता है ना, रेट रेट द सर्विस, रेट दिस ऐप। इसका मतलब फिर हम उसको रेटिंग देते हैं, 5 स्टार की, 2 स्टार की, 1 स्टार की। अगर अच्छा लगा तो हम कमेंट भी करते हैं उस पे नीचे, अपना रिव्यू भी देते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा था, दोबारा खरीदेंगे हम। या बेकार लगा है, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो हम 1 स्टार की रेटिंग देके उसको थोड़ा नेगेटिव लिख देते हैं उसके बारे में। तो रेटिंग बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हम ज्यादा देते हैं ताकि ताकि उनको पता चल पाए कि कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं या नहीं। और इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।